तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जून 2023 की बहुत ही बढ़िया न्यूज़। और ये पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी हो जाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही आगे हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़। टैक्स ऑन ओवरसीज क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हेल्ड बैक। तो दोस्तों, अभी थोड़ा समय पहले क्या हुआ था कि अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी फॉरेन कंट्री में स्पेंड करूं तो उस पर टैक्स लगेगा। मीन्स टैक्स तो लगता ही था, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया था। किस 5% था और बढ़ाकर कर दिया था 20%। इतना ज्यादा टैक्स, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट को। जैसे कि मैं लंदन जाकर 1 लाख रुपए स्पेंड करता हूँ तो उस पर 5% की जगह 20% टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे अब क्लियर कर दिया है कि अगर आप 7 लाख से कम स्पेंड करते हैं तो आप पर ये टैक्स लगेगा नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि हायर टीसीएस। टीसीएस मैंने आपको पहला 26 जून को, अगर आपको टीसीएस टीडीएस नहीं पता तो आप 26 जून का वीडियो देख सकते हो। उसमें उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया। हायर टीसीएस रेट्स अप्लाई फ्रॉम October 1 इंस्टेड ऑफ July 1, यानी कि October 1 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली न्यूज वही थी कि 7 लाख से अगर नीचे आपकी स्पेंडिंग है तो आप पर ये 5% ही लगेगा, ना कि 20%। नेक्स्ट न्यूज। जीकेजी पार्टनर्स others invest $1 billion इन टू अदानी कंपनीज। तो अभी दोस्तों, मैंने कल ही कवर किया था कि अदानी जो हिंडनबर्ग को थोड़ा लॉस हो गया है, क्योंकि अदानी के शेयर्स वापस वही प्राइस पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर्स एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। इन्होंने अदानी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लगभग मैं बोलूँ तो शायद $5 to $10 billion तक इन्वेस्ट कर दिया था। और इससे अदानी के शेयर्स वापस 100% से बढ़ गए। तो अभी फिर से जीक्यूजी पार्टनर्स ने और कुछ अदर इन्वेस्टर्स ने अदानी में वापस इन्वेस्ट किया है। तो आज तो हॉलीडे है मार्केट में, तो कल शायद अदानी का शेयर बढ़ सकता है। ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं यही बेट लगा रहा हूँ कि अदानी का शेयर बढ़ सकता है। तो इसमें जीक्यूजी पार्टनर्स का स्टेक, अदानी एंटरप्राइज में उनका स्टेक है 4.96% और अदानी ग्रीन एनर्जी में है 6.32%। और यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है। तो बस यही न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। दलाल स्ट्रीट, डी स्ट्रीट यानी कि दलाल स्ट्रीट, इट्स फ्रेश हाइट्स ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग एफपीआई बाइंग एक्टिविटी। तो इसमें सिर्फ यही न्यूज है कि जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है वो दोनों हाई में है। इनका लेवल हो गया है 64,000 के नियर है, और इसका लेवल है 19,000 के नियर। और यहाँ पे इस ग्राफ में दिए गए हैं टॉप गेनर और यहाँ पे है टॉप लूजर कल के इन 28 जून। हाँ, तो बेसिकली यही नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका एक रीजन दिया गया है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मैंने आपको समझाया था एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज पे। कार सेल्स टू रेस पास्ट 2 मिलियन इन 2023 फर्स्ट हाफ। 2023 फर्स्ट हाफ बहुत इजी, 6 मंथ। यानी कि अब जैसे कि जून खत्म होने वाला मीन्स अभी जून तक ही कितनी कार सेल हो चुकी है? 20 लाख ऑटोमोबाइल यूनिट्स इंडिया में सेल हो चुकी है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए ये न्यूज बहुत रेलेवेंट हो जाती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि फर्स्ट हाफ में ही 20 लाख यूनिट्स सेल हो चुकी है। तो अगर ऐसा ही हमारा ग्रोथ चलता रहा तो यहाँ पे एक सेकंड में रफ कर दूंगा। तो if growth rate sustains through H2, India may become third largest car market in the world। H2 यानी कि आपको सिंपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार में भी ऐसा चलता रहा, मीन्स अगर हाइड्रोजन कार में भी ऐसे ही सेल्स होती रही तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट द वर्ल्ड बन जाएगा। और इसके आगे कौन है? देख सकते हैं यहाँ पे, इसके आगे है यार ओनली चाइना एंड यूएस अहेड। बढ़ता नेक्स्ट न्यूज पे जरा। हाँ ये रही। विल स्टिक मीन्स ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। अब देख सकते हैं कि उनकी साइन होगी। तो सिंपल है, विल स्टिक टू टाइटर नॉर्म्स फॉर फिनकॉस। आरबीआई मीन्स आरबीआई के गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया है। फिनकॉस का मतलब है फिनटेक, मीन्स फिनटेक फिर फाइनेंशियल, जो कि फाइनेंशियल कंपनीज है उन पर जो
जो नॉर्म्स यानी कि जो उनके रूल्स रेगुलेशन है वो अभी भी हम टाइट ही रखेंगे, जैसा उन्होंने बोला है। और भले ही उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि भले ही उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, भले ही उनके जो एनपीए है, मैं आगे समझाऊंगा ये एनपीए क्या होता है, उनके एनपीए स्ट्रॉन्ग है, तो भी हम ऐसे टाइटर ही रखेंगे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा कहना है शक्तिकांत दादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये पॉलिटिक्स है, इसमें तो नहीं जाए तो एक बढ़िया है। हाँ ये है, ईटी मार्केट। Banks are well capitalized and can absorb macro shocks। तो अभी मैंने कहा कि एनपीए, तो हम समझेंगे एनपीए क्या है। एनपीए यानी कि फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एक बढ़िया ग्राफ भी है, देख सकते हैं। अब बस एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है कि बैंक का काम आपको सिंपल है, means हम डिपॉजिट करते हैं वही वो लोन पे देते हैं ज्यादा इंटरेस्ट पे, और बीच का है वो उनकी कमाई है। तो जो उन्होंने लोन पे दिया है अमाउंट, वो अगर वो रिकवर नहीं कर पाते तो उसे ही कहते हैं हम एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहले तो हम ये समझते हैं कि जैसे जो बैंक्स में, जैसे कि ये बैंक है, इसमें कस्टमर मीन्स डिपॉजिट आया, कुछ डिपॉजिट आए, तो ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, समझिए पहले, ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। और जो बैंक ने लोन के लिए दिया वो बैंक के लिए एसेट है। तो जो ये लोन वापिस बैंक को नहीं मिलता उसे ही कहते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, लेकिन नेट एनपीए में सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डेटा। और यहाँ पे कहा है बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड एंड कैन एब्जॉर्ब मैक्रो शॉक, यानी यहाँ पे वेल कैपिटलाइज्ड का मतलब ये भी है कि उनको कैपिटल की कमी नहीं है, और ये दूसरा भी है कि यहाँ पे एनपीए कम है। और ये सबसे मीन्स जो अगर आप बैंक के स्टॉक्स लेना तो सबसे बड़ा मैट्रिक्स यही है कि आप उनके एनपीए देखिए, क्योंकि यस बैंक में यही हुआ था 2016 में, उनके एनपीएस बहुत बढ़ गए थे, और उन्होंने फाइनेंशियल्स में भी थोड़ा घोटाला किया था, इसीलिए वो एक बैंकरप्ट कंपनी हो गई थी। सॉरी। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है, नेट एनपीए इम्प्रूव टू 1% लेवल इन जून 2011, यानी कि 12 इयर्स के बाद ये नंबर अचीव हुआ है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए क्या कह सकते हैं, अचीवमेंट भी हो सकती है आरबीआई के लिए। बस यही था इसमें। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पहले पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ये सब। क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ पे दिया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन वगैरह आप डोजकॉइन बिटकॉइन ये सब, इथेरियम वो सब, तो इन्होंने यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि वो हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, उन पर रेगुलेशन लाना एक हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे G20 का भी दिया गया। G20 आप समझते हैं ना, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, यानी कि यहाँ पे 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज और एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, ऐसे 20 countries. Under the India's G20 presidency, one of the priorities to create a framework for global regulation, मीन्स यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे एक रेगुलेशन लाने की बात की गई है। और ये वैसे जरूरी भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो कि सबसे बड़ी करेंसी है क्रिप्टो में, उनका जो प्राइस भी है बहुत वोलेटाइल है। आप देख सकते हैं एक दिन में 20-30% ऐसे बढ़ता है और ऐसे दूसरे दिन टूटता है। तो ये एक हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे रेगुलेशन लाने की बात की। और आपको शायद पता ही होगा कि 2021 में या फिर 2022 में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो लगा दिया था, ऐसे ही बिना बात के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करना था, क्योंकि उस पर रेगुलेशन नहीं था। और दूसरा क्योंकि हमारे रुपी को भी खतरा था। इस पर हम कभी दूसरी बार डिस्कस कर लेंगे कि रुपी को कैसे खतरा हो सकता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके। नाइदर कैपिटल नॉर एसेट्स बिगेस्ट रिस्क फॉर एनबीएफसी इज द लिक्विडिटी। पहले तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ बैंक्स और एनबीएफसी दोनों में। बैंक्स यानी कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये भी फाइनेंशियल, लेकिन ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो ये दोनों काम नहीं कर सकता बैंक का। दोनों काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन के लिए लेंडिंग करना, मीन्स लोन देना।
एनबीएफसी एक ही काम कर सकता है, या तो आप डिपॉजिट लो या तो आप लोन लो, डिपॉजिट लो या फिर लोन लो। बैंक दोनों काम कर सकता है, इसीलिए एलआईसी है वो बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऐसे तो यहाँ पे बात की गई है कि कैपिटल नॉर एसेट बिगेस्ट रिस्क फॉर एनबीएफसी इज लिक्विडिटी। ऐसा क्यों है, तो हम देखते हैं ये। पहले तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का यही मतलब है कि वो कितना जैसे कि मेरे पास एक आइटम है, तो वो कैश में कितनी देर में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स वो कितना वो कैश ओरिएंटेड है, वही मतलब है लिक्विडिटी। तो यहाँ यहाँ यही कहा गया है कि एनबीएफसी जो है, मैंने आपको यहाँ समझाया, उनके लिए बिगेस्ट रिस्क कौन सा है? लिक्विडिटी का। क्योंकि उनके जो टूल्स होते हैं वो कैश में कन्वर्ट होने में देर कर रहे हैं, यही कहना है इस पूरे आर्टिकल का। और यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट होता है, मीन्स कितना वो लिक्विड है, मीन्स वही करने के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट होता है। shows 24 out of 135 lenders यानी कि एनबीएफसी may face negative mismatch in high risk scenario। यानी कि बहुत ही जब हाई रिस्क होता है मार्केट में, क्योंकि देखो जब मार्केट बूम में होती है यानी कि जीडीपी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे सब लिबरल हो जाता है। आरबीआई भी कहता है जितना आपको लोन देना है दे सकते हैं, इन सब रेट्स और सब कम कर देता है, तभी ये हाई रिस्क सिनेरियो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सबको लिबरल होता है और वो सब। तो यहाँ पे यही कहा कि 24 आउट ऑफ 135 लेंडर्स में फेस नेगेटिव मिसमैच, तो उनका मिसमैच हो सकता है बैलेंस शीट। मीन्स बैलेंस शीट में नहीं, मीन्स जो फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाता है, वही कहा है। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हम्म, हाँ यार, टैक्समैन फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स नोटिस टू 15। टैक्समैन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा इसकी लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज थोड़ी हाई फाई कह सकते हैं, हाई फाई तो नहीं, लेकिन ये जो जार्गन्स होते हैं वो बहुत ही मीन्स हमने सुने नहीं होते वैसे यूज करते हैं। टैक्समैन यानी कि यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो क्या हुआ है कि जो इन्फ्लुएंसर मीन्स की जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो सब में जो ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग वो सब करते हैं, तो उनको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर करते हैं। तो वही है कि इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस दी है, कितने 15 इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो क्यों दी गई है? क्योंकि वो टैक्स प्रॉपर फाइलिंग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे अब देखेंगे, अगर रीड करेंगे, यहाँ से एक एग्जांपल दिया गया है कि एक मुंबई में एक इन्फ्लुएंसर है जो कि इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर 50,000 से 1 लाख तक लेता है, सिर्फ एक पोस्ट का। और उनकी इनकम थी 30 लाख उस ईयर की, तो भी उन्होंने फाइल की सिर्फ 3.5 लाख। तो ये तो बुरा है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इससे टैक्स बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारा, यूट्यूब इंस्टाग्राम वो सबसे बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है, लेकिन अगर वो टैक्स नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लेस हो जाएगा। तो यही इस पूरे आर्टिकल में कहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा रेट कर सकते हैं कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर है, कितने इन्फ्लुएंसर को नोटिस, वो तो 15 है, हम देख लिया। कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आर फेसिंग इनकम टैक्स हिट, क्योंकि वो नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स को तो सब पता रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स फाइल में आप अगर 30 लाख की इनकम है और 3 लाख ही दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। और यहाँ पे 30 मोर इन्फ्लुएंसर अंडर द स्कैनर, यानी कि अगर हो सकता है कि नेक्स्ट न्यूज में मैं कवर करूँ कि और और 30 इन्फ्लुएंसर को ये नोटिस मिल गया। तो यही है, लेकिन टैक्स तो भरना चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी कमाई और टैक्स जीरो, तो ये तो बेरेबल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। P&G plans to invest 2,000 crore in गुजरात न्यू मैन्युफैक्चर यूनिट। पीएनजी यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, और मीन्स ये फॉरेन कंपनी है, एफएमसीजी मार्केट में, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैरिको है, मार्केट फास्ट मूविंग कंज्यूमर। यही कहा है कि इन्वेस्ट 2,000 करोड़ इन गुजरात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और वो सब बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करेंगे हम, वो सब इसमें किया होगा। ये सब इतना रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको जनरल नॉलेज हो, इसलिए मैंने ये कवर कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। की इन्वेस्टर की फेथ इन इंडियन रियलिटी डिस्पाइट ग्लोबल हेडलाइन। मीन्स इसका ये मतलब, कल भी हमने कवर किया था कि गोल्डमैन सैक्स के जो सीईओ है, उन्होंने कहा है कि इंडिया को जब हम देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन हमें ही पता है कितनी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे। पॉपुलर मेन रीजन है पॉपुलेशन है, वही तो रीजन मुझे लगता है कि ये सब है। तो यहाँ पे पी इन्वेस्टर यानी कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फेथ रखेंगे इंडिया में। और भले ही बाहर कितना भी एडवांस यानी कि कितना भी ग्लोबल जो डिक्लाइन हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो, वो सब,
तो बाहर जितना भी चलता रहेगा, लेकिन इंडिया में भी इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फेथ रखेंगे और हमारी ग्रोथ होगी रोबस्ट। वैसे कवर किया था कि एवरेज ग्रोथ इंडिया की रहेगी 6.5% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। और यहाँ पे डेटा दिया गया, आप पढ़ सकते हैं कि $2.6 बिलियन अट्रैक्टेड बाय द इंडियन रियल एस्टेट फ्रॉम जनवरी टू जून। रियल एस्टेट में बढ़िया है क्योंकि मैंने समझाया था एफडीआई इंपॉर्टेंट है एफपीआई से। और एवरेज डील साइज है $134 मिलियन। बस यही इसमें रेलेवेंट है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का इंडिया में पिक बढ़ रहा है। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एप्पल ऑन कस्प ऑफ $3 ट्रिलियन मार्केट कैप, एक सेकंड में stop कर देगा। तो एप्पल यानी कि समझते होंगे कंपनी है, उसने छुआ है $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप और ये ऐसी फर्स्ट कंपनी है। तो आप देख सकते हैं इंडिया की जीडीपी है $3.75 ट्रिलियन और इनका मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन। कंपेयर कर सकते हैं। और ये कब हुआ था? कल ही इंट्राडे में, यानी कि जो शेयर मार्केट है उसमें इनका स्टॉक थोड़ा बढ़ गया और इनका मार्केट कैप पहली बार $3 ट्रिलियन तक हो गया। और अभी इंडिया में भी अपना जो प्लांट, मीन्स प्लांट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाला है। और टोटल एक्सपोर्ट्स का 25% उनका इंडिया में से ही होने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी नो डाउट, बट इसमें स्किल्ड वर्कर ज्यादा होंगे। लेकिन हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है, अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा है और वही ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। स्किल्ड तो कभी भी कहीं भी एम्प्लॉय हो जाएगा, एप्पल नहीं आती तो भी ये जो स्किल्ड वर्कर थे वो कहीं भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमें ये अनस्किल्ड की है। तो अनस्किल्ड को स्किल में कैसे लाए, वही हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेकर आती है इनके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये बहुत रिलेवेंट नहीं है लेकिन सिर्फ हाई राइजेस मुंबई स्टैंड्स टॉल अमंग इंडियन सिटीज, यानी कि मुंबई में सबसे ज्यादा टॉल बिल्डिंग है। ये थोड़ी एवरेज इतनी होती है लेकिन मुंबई में इससे एवरेज से ज्यादा बिल्डिंग है, यही कहा है इस पूरे आर्टिकल में। और इसमें कंपेयर किया होगा ये दिल्ली में कितनी है, बेंगलुरु में कितनी है, अहमदाबाद में कितनी है, वही कंपेयर। लेकिन यहाँ पे विथ कमांडिंग 77% है, टोटल 77% ऑफ टॉल बिल्डिंग्स में मुंबई का शहर है 77% टॉल बिल्डिंग, यही कहा है इस आर्टिकल। Bars, restaurants are back to lure, but drinks are in the house। इसमें ये कहा गया है कि जब से ये कोरोना आया था तब तो ये बार और वो सब बंद थे। बार और वो सब क्या था, बंद थे। लेकिन कोरोना के जाने के बावजूद भी, बाहर खुलने के बावजूद भी, मोस्ट ऑफ इंडियंस जो ड्रिंक करते हैं वो अभी भी घर में ज्यादा प्रीफर करते हैं। वो शायद उनकी 2 या 3 ईयर में हैबिट बदल गई होगी। क्योंकि मैंने मीन्स ये मुझे पता नहीं साइंटिफिकली शायद प्रूवन है कि 21 डेज में हमें हैबिट पड़ जाती है कोई भी, या फिर कोई भी हैबिट हम छोड़ सकते हैं 21 डेज में। तो ये तो 2-3 साल है। तो इससे शायद घर में ड्रिंक करने की हैबिट पड़ गई है और अब ये बाहर में और वो वहां पे नहीं जाना पसंद कर रहे हैं इंडिया में। अब देख सकते हैं आप स्टेटमेंट पूरा, यही था ये न्यूज़। टॉप सेंट्रल बैंकर्स सी फर्दर टाइटनिंग टू काउंटर इन्फ्लेशन। ये अभी क्या हो रहा था कि सबको लगा कि यूएसए में इन्फ्लेशन कम होने लगा है। लेकिन क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट होता है वो यूएस में बढ़ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे कम नहीं होने वाला। क्यों? अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में क्या होगी? इनकम। और अगर इनकम होगी तो कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होने के कारण वापिस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे भी डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। तो टॉप सेंट्रल बैंकर्स यानी कि ये है, अगर आपको नहीं पता तो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है ये जेरोम पोवेल। यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल, यही है। तो जो रेट्स होते हैं फेडरल बैंक के वो यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है कि एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट फेडरल मीटिंग में पॉलिसी रेट्स है वो बढ़ सकते हैं। तो पॉलिसी रेट जब बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज। बीपीसीएल टू रेज 18,000 करोड़ थ्रू राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब आपको मैंने समझाया था लेकिन फिर मैं समझा देता हूँ। राइट इश्यू का यही मतलब होता है कि जो उनके ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको
वो पहले राइट देते हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हैं हमारे शेयर्स तो खरीद लीजिए, वो भी कम प्राइस पे। अगर 100 है तो 15% डिस्काउंट देके 85 में आप खरीद सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्राइस कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा इस पे पूरा में, 85 में ले सकते हैं। अगर ये नहीं खरीदते तो ही ये न्यू शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं और इसका अमाउंट है पूरा 18,000 करोड़। मीन्स ये एक टाइप का आप कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट ही है। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रहे है और डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स होते हैं बजट्स में। तो बस यही था इसमें। चाइना फैक्ट्री प्रॉफिट टंबल इन जनवरी में डीपनिंग ब्लूम। तो इसको थोड़ा आपको समझने में देर लगेगी, मुझे भी बहुत देर लगी थी। तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा, थिंक स्कूल, अगर आपको नहीं पता तो बहुत बढ़िया चैनल है। इन्होंने पूरा चाइना पे एक केस स्टडी किया है अभी अभी कि चाइना क्यों अब डूब रहा है, मीन्स उनका जो जीडीपी है वो क्यों कम हो रहा है, वो सब उन्होंने कहा, रियल एस्टेट क्राइसिस वो सब कवर किया है। तो अगर आप पहले वो करेंगे फिर ही आपको ये न्यूज समझ में आएगी कि उनका प्रॉफिट, चाइना फैक्ट्री जो मीन्स चाइना की जो जो फैक्ट्रीज है उनका प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है। तो इसमें रियल एस्टेट, बैंक क्राइसिस और वो सब कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉफिट है वो क्यों कम हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। माइक्रोनिक्स एमओयू विद गुजरात फॉर शिपमेंट, ये न्यूज मैंने कवर कर दी थी लेकिन अभी क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे टर्म्स समझाने वाला हूँ। ये रही जगह। हाँ, तो एक है एमओयू, एक है एमओए और एक है एओ। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक आप कह सकते हैं कि दो कंपनीज या फिर दो देश के बीच में एक डील हो जाए, इससे डील कंफर्म हो जाए कि हम डील करने वाले हैं। एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनीज के सारे ऑब्जेक्टिव, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि रिलायंस कम्युनिके रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना और उससे पेट्रोल और डीजल बनाना, यही उनका ऑब्जेक्टिव है। और उसमें बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो सब अलग अलग लिखा है। तो और एओ है यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, कंपनीज के सारे रूल्स और रेगुलेशन ये सब लिखे होते हैं। सिर्फ ये तीन बेसिक बेसिक जान लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छा है। स्टार्टअप रेज द बार, और ये पर्सनालिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जीके में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको शायद पता होगा, अमिताभ कांत। यहाँ पे भी दिया होगा नीचे। कौन है, स्टार्टअप कंपनी वैल्यूएशन, द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स एंड कैनेडियन सेंटर ऑफ साइंस एग्जीबिशन। इनका थोड़ा डेटा है। ओके सॉरी, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। हाँ, द राइटर इज द G20 शेरपा इंडिया। हाँ, ये है। मैं थोड़ा ये दूसरा आर्टिकल हो गया था। तो G20 समिट, जो समिट है, G20 ग्रुप है, अभी इंडिया के हाथ में आपको पता है। तो अमिताभ कांत उसी G20 के शेरपा है। तो शेरपा क्या करता है, जो इतनी सारी मीटिंग्स है वो सब इनके हाथ में होती है कि कब कहाँ और कैसे होगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस साल। और बहुत सारे जीके में इनका क्वेश्चन पूछा था। तो मैं अब आपको ये आर्टिकल समझा देता हूँ। तो ये लिखा है अमिताभ कांत ने, अब याद रख। तो पहले तो इस पूरे आर्टिकल का पर्पस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पर्पस यही है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका सिग्निफिकेंस स्टार्टअप में, यही पहले तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें कहा गया है कि स्टार्टअप्स को बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट करनी चाहिए, सस्टेनेबल वैल्यू, बेस्ट प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी एडॉप्ट करनी चाहिए। और गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन चाहिए या नहीं, वो भी इसमें कहा गया है कि अगर आएगा तो इसमें क्या क्या पोटेंशियल रिस्क होंगे, क्या क्या पोटेंशियल लॉसेज होंगे। तो अब हम समझेंगे पूरे आर्टिकल को। ओके, तो इसमें 8 to 10 पॉइंट्स है आपको समझने के लिए। तो पहला पॉइंट है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस रिमार्केबल, ये सब इसमें लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा शॉर्ट शॉर्ट में। तो इंडिया एक्सपीरियंस रिमार्केबल राइज इन ग्लोबल पावर हाउस ऑफ स्टार्टअप विद लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेटर एंड यूनिकॉर्न, यानी कि इंडिया में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं और यूनिकॉर्न भी बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग रोबस्ट इकोसिस्टम, यानी कि स्टार्टअप प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस
दोनों इम्पोर्टेंट है अगर इंडिया की जीडीपी को बहुत ही फास्ट स्पीड से बढ़ाना है। थर्ड पॉइंट है सम इंडियन स्टार्टअप फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू गवर्नेंस गैप, यानी कि कुछ ऐसे स्टार्टअप है जिनको जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न मिलने के कारण थोड़ी डिफिकल्टीज फेस हुई है, जैसे कि टैक्स, लीगल फ्रेमवर्क ऐसे। और स्टार्टअप को फोकस करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और वैसा मैंने कहा दिया है आपको। और उनका हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिसेस अगर उनको चाहिए, मीन्स अगर उनको मिलेगी तो उससे रिस्क कम होगा और इंडिया की जीडीपी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगी और इनका स्टार्टअप भी होगा। और इनको फोकस रेवेन्यू और प्रॉफिट पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन गेम पूरा पूरा चल रहा है स्टार्टअप दुनिया में। वैल्यूएशन बड़ी मिलनी चाहिए सिर्फ, और $1 बिलियन रेज होने चाहिए, वो सब बातें कर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये भी कहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें फोकस कम करना चाहिए। और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ी आपकी हेल्प करेगी स्टार्टअप में। और स्टार्टअप की एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मेरी तरफ से एक पॉइंट है कि इतनी सारी मिनिस्ट्री है लेकिन स्टार्टअप की कोई मिनिस्ट्री नहीं है इंडिया में, तो ये भी होना चाहिए। तो बस यही था इस आर्टिकल में, बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ अगर शायद होगी तो, शायद मुझे पता है। हाँ बस वो लास्ट ही आर्टिकल था पूरा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर देना। तो बस यही था आज का पूरा आर्टिकल्स और न्यूज। थैंक यू।